भारत हूँ। मेरी धरती पर मेरे अनेकों सपूतों ने मुझे गौरवान्वित किया है और आज मैं आपको मेरे एक सपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की गौरव गाथा सुनाने जा रहा हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 में गुजरात स्थित पाटन में अजमेर के महाराज सोमेश्वर और रानी कपूरी देवी के विवाह के 12 वर्ष पश्चात हुआ। जन्म के साथ ही विरोधियों की नजरों में महाराज सोमेश्वर के उत्तराधिकारी भावी सम्राट पृथ्वीराज चौहान खटकने लगे, जिसके फलस्वरूप विरोधी भावी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र करने लगे। लेकिन नियति के चलते वो उनका बाल भी बाका न कर सके। पृथ्वीराज चौहान असाधारण प्रतिभा के धनी हुए, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर में स्थित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से हुई, जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाल्यकाल में ही 6 भाषाओं, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश का ज्ञान हासिल किया और शिक्षा में उन्होंने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी अद्भुत ज्ञान अर्जित किया। जिस प्रकार रामायण में भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, उसी तरह पृथ्वीराज चौहान को भी शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान उनके नाना अनंग देव ने प्रदान किया, जो उस समय दिल्ली के शासक थे। कम उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर की राज्य गद्दी को संभाला और अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस कौशल से प्रभावित होकर उनके नाना अनंग देव ने उन्हें दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान ने अपने साहस के दम पर आसपास के राज्यों को अपने अधीन किया। जितना रोचक पृथ्वीराज चौहान का जीवन रहा, उतनी ही रोचक रही उनकी प्रेम कथा। पन्नारे नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाई गई रानी संयोगिता का चित्र जब उनके बचपन के मित्र चंद्रवरदाई ने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिखाया, तो वे चित्र को देखकर रानी संयोगिता पर सम्मोहित हो गए और रानी से प्रेम करने लगे। वहीं दूसरी ओर रानी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और युद्ध गाथा सुनकर मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने बचपन के मित्र चंद्रवरदाई से रानी संयोगिता से मिलने की इच्छा जताई, तो चंद्रवरदाई ने यह बताया कि रानी संयोगिता हमारे शत्रु राजा जयचंद की पुत्री है, जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और वो आपको कभी भी रानी संयोगिता से मिलने नहीं देंगे। राजा जयचंद ने अपने राज्य कन्नौज में अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए राजसयु यज्ञ के आयोजन का निश्चय किया। उसी दिन रानी संयोगिता का स्वयंवर भी रखा गया, जिसमें आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। परंतु राजा जयचंद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नजरअंदाज करते हुए बाकी सभी राजाओं को रानी संयोगिता के स्वयंवर के लिए बुलाया और इसी के साथ अपने दरबार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए एक पृथ्वीराज चौहान जैसी दिखने वाली मूर्ति अपने दरबार के द्वार पर दरबारी के रूप में लगवा दी। अपने पिता द्वारा किए गए इस कृत्य से आहत होकर राजकुमारी संयोगिता ने उसी मूर्ति को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना वर माना। और जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि स्वयंवर के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया है, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होकर राजा जयचंद के दरबार में पहुंच गए और रानी संयोगिता
को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने राज्य में ले आए और इस प्रकार रानी संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का विवाह संपन्न हुआ। अपने इस अपमान के प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए राजा जयचंद ने अपने सभी मित्र राजाओं के हृदय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया और उन्हें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कर दिया। इसी बीच 1990 में पृथ्वीराज चौहान से खार खाए हुए जयचंद के उकसाने पर गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया। लेकिन अजय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना के सामने मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी द्वारा जीवन दान की भीख मांगने और फिर से दिल्ली की तरफ नजर उठा के ना देखने के वचन के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दिया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गौरी को अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। मगर मक्कार मोहम्मद गौरी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 1192 में और भी अधिक सेना और राजा जयचंद के साथ मिलकर पुनः आक्रमण किया, जो तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। और इस बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने फिर से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन राजा जयचंद की गद्दारी और अन्य पड़ोसी राजाओं की राजनीति के चलते धोखे से सूर्यास्त के पश्चात मोहम्मद गौरी की सेना ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला बोल दिया, जिसका सुझाव जयचंद ने ही दिया था। इस भीषण रक्तपात के चलते सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और युद्ध में पराजय हुए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए और उन्हें गजनी ले जाया गया। इसी दौरान कारागार में पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें भी फोड़ दी गईं। अपने मित्र की रक्षा हेतु राजकवि चंद्रवरदाई गजनी जा पहुंचे, लेकिन वहां पर मोहम्मद गौरी ने उन्हें भी बंदी बना लिया। काफी समय तक बंदी रहने के बाद जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकवि चंद्रवरदाई को मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया, तो मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण विद्या का कौशल देखने की इच्छा प्रकट की और पृथ्वीराज चौहान ने भी तांबे की थाल पर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। इसी सभा को अवसर में बदलते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रवरदाई ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जिन पंक्तियों के माध्यम से मोहम्मद गौरी की स्थिति बताई, वो स्वर्णिम पंक्तियां थी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मज्जू को चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के गले पर निशाना लगाया और फिर तीर छोड़ दिया, जो सीधा मोहम्मद गौरी के गले में जाकर लगा, जिससे मोहम्मद गौरी की सिंहासन पर बैठे बैठे ही मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को घेरना शुरू कर दिया। इस प्रकार तुर्क लोगों के हाथों मरने से अच्छा इन दोनों ने यह निश्चय किया कि वह अपनी जीवन लीला अपने आप ही समाप्त कर ले। इसके बाद दोनों ने कटार निकालकर एक दूसरे के पेट में कटार से वार कर दिया और कुछ ही देर में अत्यधिक खून बह जाने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार चौहान वंश के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में भारतवर्ष के प्रेरणा स्रोत के रूप में अमर हो चले।